हेलो दोस्तों। आज हम जो बैंकों में डिसीज केस होते हैं, जिनका कोई डिपॉजिट बैंक में जमा होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको किस तरह से हम सेटल करते हैं, उसके लिए हमको बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमको क्या क्या देखना पड़ता है बीइंग अ बैंकर। तो हम उस चीज़ को अभी इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में जो हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, जिनका हमारी बैंक में डिपॉजिट है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर वो इस वीडियो को सही से देख लेते हैं तो उनके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए अब हम टाइम को ना ख़राब करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू हैंडल डिसीट केस इन एट अ ग्लेंस। एक ही ग्लेंस में हम किस तरह से हम डिसीज केस को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिसीज केस क्या होता है। डिसीज केस का मतलब होता है डिसीज यानी कि डेथ हो जाना, यानी कि एक्सपायर हो जाना, यानी कि मृत्यु हो जाना। केस का मतलब होता है कि जब किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सेटलमेंट, उसके अकाउंट का जो सेटलमेंट होता है, तो वो डिसीज केस कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए सेविंग खाते में पड़े हुए थे, उसका सेविंग खाता XYZ बैंक के पास में था और उसकी मृत्यु हो गई। तब जब उसके लीगल हेयर्स हमारे पास में इसको जो पैसा उसके खाते में पड़ा हुआ है उसको लेने के लिए आएंगे, तो वो बैंकिंग लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, डिसीज केस कहलाएगा। आइए देख लेते हैं बीइंग अ बैंकर, हमको जब भी हमारे पास कोई डिसीज केस आता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, बिफोर प्रोसीडिंग द एक्शन अंडर द डिसीज केस मस्ट बी कीप्ड इन द माइंड फॉलोइंग इंक्वायरीज। कि जब भी हमारे पास कोई डिसीज क्लेम आता है, डिसीज केस आता है सेटलमेंट के लिए, तो हमें अपने दिमाग में इन चीज़ों को रखना चाहिए। द रिलीजन ऑफ द डिसीज डिपोजिटर्स अकाउंट होल्डर, हमें उसके डिसीजन, जो डिसीज केस है, जो डिपोजिटर है, जो अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो भी व्यक्ति हमारे पास क्लेम करने के लिए आया है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वो किस धर्म समुदाय से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर हमारे साथियों का क्वेश्चन ये होगा कि इसमें धर्म की बात यहाँ पे कहाँ से आ जाती है, धर्म का क्या लेना देना है डिसीज केस में। बिल्कुल दोस्तों है, क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता होगा, हिंदू धर्म से संबंध रखता होगा, तब उसका नियम रूल्स हिंदू एक्ट के तहत कुछ और होंगे। अगर वो मोमडन्स होंगे तो उसके कुछ नियम और होंगे, अगर वो क्रिश्चियन होंगे तो उसके कुछ नियम और हो गए। यानी कुछ ना कुछ हर एक धर्म में अंतर है, इसलिए हमें धर्म जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वेदर द डिसीज डाइड इन एंटी स्टेट, की जो मर गया है, जो अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, जिस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है, तो क्या उसने कोई बिल यानी वसीयत ऐसी छोड़ के गया है, अपनी कोई वसीयत लिख करके गया है कि हमारे खातों में जो बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे बड़े बेटों को दिया जाए, छोटे बेटों को दिया जाए, भाइयों में दिया जाए, माँ को दिया जाए, बहन को दिया जाए, ऐसी कोई बिल छोड़ करके गया है, ऐसी कोई वसीयत लिख करके गया है। यहाँ पर हम दोस्तों आपको क्लियर कर दूँ कि वसीयत का सिंपल सा मतलब है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अगर वो एक सिंपल पेज पर भी अगर लिख देता है कि हमारी बैंक में इतना पैसा है, इतने इतने परसेंट इन लोगों को दिया जाए, तो बैंक उसके लिए देने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि उस जो इसकी मेन महत्वपूर्ण चीज़ होती है वसीयत में, वो ये होती है कि एटलीस्ट कम से कम 2 विटनेस ने उसको विटनेस करें। जो वसीयत उसने लिखी है तो उसमें कम से कम 2 विटनेस का होना ज़रूरी है, तभी वो वैलिड रहेगी। इसी वसीयत के संदर्भ में जैसे प्रोबेट वगैरह होती है, तो वो अमूमन हम छोटे केसेस में नहीं कराते हैं, ठीक है। इसके प्रोबेट पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। यानी हमने सबसे पहले धर्म जान लिया, फिर हमने जान लिया कोई वसीयत वगैरह तो छोड़ के नहीं गया, ये जान लिया। उसके बाद में हम जानेंगे वेदर द डिसीज लेफ्ट एनी बिल ऑफ द सेटलमेंट, कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बैंक से संबंधित ही बिल छोड़ करके जाता है। कभी कभी क्या होता है कि
उसकी ये संपत्ति है, इतने एक खेत उसको दे देना, एक घर उसको दे देना, बैंक का पैसा उसको दे देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति मरने से पहले केवल बैंक का ही जिक्र करता है, कि बैंक का ही जिक्र करता है कि हमारे ये खाते हैं, ये हमारी एफडी है, ये हमारी आरडी है, ये हमारा सेविंग है, और इसका जो भी पैसा है वो इन इन लोगों में दे दिया जाए। तो हमने जान लिया कि ऐसा कोई सेटलमेंट से रिगार्डिंग कोई बिल है या नहीं है। वेदर द बिल हैज़ बीन प्रोवाइडेड और नॉट, कि जो भी बिल है वो प्रोवाइडेड है या नहीं है, ये भी हम देखेंगे। अगर प्रोवाइडेड होगी तो हम किसी भी प्रकार से हम मना नहीं कर पाएंगे, हम उसको इमीडिएट कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसके फंड को रिलीज करें। हु आर द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज, और अब हम ये जानकारी लेंगे कि इसके लीगल हेयर्स कौन कौन से हैं। द एज एंड रिलेशनशिप ऑफ द लीगल हेयर्स विद द डिसीज्ड, कि जो अकाउंट होल्डर है जिसकी मृत्यु हो गई है उसके साथ में जो लीगल हेयर्स हैं उनकी क्या रिलेशनशिप है। एक लीगल हेयर्स का हम लास्ट एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा कि एक डिसीज केस में एक अकाउंट होल्डर की जब डेथ हो जाती है तो उसकी लीगल हेयर्स कौन कौन से होते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो एज और रिलेशनशिप डिसीज के साथ में हमको देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ साथियों को सवाल उठता है यार एज से क्या मतलब है, क्यों नहीं मतलब है। एज से इसलिए मतलब है कि हो सकता है कि कोई माइनर हो, अगर माइनर है तो हमें उसका देखना पड़ेगा उसका गार्जियन कौन है। अब गार्जियन हो सकता है उसका नेचुरल गार्जियन हो, कोई हो सकता है कोर्ट से अपॉइंटेड गार्जियन हो सकता है डी फैक्टो गार्जियन हो, यानी इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एज बहुत मायने रखती है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिपॉजिट लॉकर, यानी जो भी चीज़ जो भी जैसे एफडी में पैसा पड़ा है या सेविंग में पड़ा है, लॉकर में है तो लॉकर में क्या क्या आर्टिकल रखे हुए हैं, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और नॉमिनी रजिस्टर्ड और नॉट, कि इस अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर है या नहीं। ये एक महत्वपूर्ण टूल होता है कि अगर बैंकों में नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो बहुत इजीली पेमेंट हो जाता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। ओके।